こんにちは皆さん。皆さんはお元気ですか？皆さんは元気だと思います。ですね、もう、JLPT 試験の結果はね、もう出ましたが、皆さんは特にその JLPT 試験を合格した学生たちに本当におめでとうございます。そして、その代わりに、その試験に失敗された学生たちにも、私の方からいいアドバイスがあります。その勉強はね、それをちゃんとやってください。どこかに間違いをやりましたが、それをちゃんと気をつけて、その弱い点に気をつけて、また、その日本語の勉強を進めてください。次回のために今から準備をも始めてください。また、JLPT 試験に合格するのに、頑張ってください。全然諦めないでください。So welcome friends। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली चीज, जिन स्टूडेंट्स ने JLPT एग्जाम क्लियर किया है उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आगे आने वाली जो लेवल है N4 या N3 उसमें भी आप अच्छा करेंगे और इसी तरीके से पास होंगे। अब सबसे पहले मैं बता देता हूँ जो स्टूडेंट पास हुए हैं उनके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन, एंड देन उसके बाद जो स्टूडेंट फेल हो गए हैं उनके लिए भी कुछ इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट ये करूंगा कि वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि मैं हर बार आपके लिए कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आता रहता हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बताता हूँ वो चीज सबसे पहले जो पास हुए हैं उनके लिए। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जिन स्टूडेंट्स ने अभी N5 या N4 क्लियर किया है उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब आगे की स्टडी जो है वो आपको डिसाइड करनी कि इस तरीके से करनी है। ऑलरेडी अभी जो है अगस्त हमारा जो है वो ऑलमोस्ट जाने वाला है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों ने अपने पेपर एग्जाम के बिहाफ पर आपने जो है अपने आगे के लेवल की स्टडी ऑलरेडी स्टार्ट कर दी होगी। तो एक चीज मैं ये कहूंगा, अगर रिजल्ट आ गया है और आप अराउंड पासिंग मार्क्स के अराउंड हैं तो इस चीज को बिल्कुल भी खुशी मत बनाइए कि नेक्स्ट टाइम भी ऐसे ही हो जाएगा। भाई, अब हार्ड वर्क करने की जरूरत है। अगर N5 क्लियर किया है, N4 में आए हो तो अब हार्ड वर्क जरूर कर लेना। हार्ड वर्क से मेरा मतलब ये है कि इस बार थोड़ी मेहनत ज्यादा करना, क्योंकि N5 बहुत इजी होता है, N4 थोड़ा टफ होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको ग्रामर में कुछ फॉर्म्स पढ़ने को मिलेगी, सोंगकेगो, केंजोगो, जिसे हम बोले रिस्पेक्टफुल, हम्बल एंड पोलाइट फॉर्म्स। ठीक है, बहुत मैं कहूँ बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो डिफिकल्ट है, तो इसलिए इसको मजाक में बिल्कुल मत लेना भाई। और जो N3 में जा रहा है उसके लिए तो बहुत कहूंगा, बहुत ज्यादा केयरफुल होकर के सिलेक्शन करना अपनी बुक का और तरीके से पढ़ना। अब आपको सेंस से किस तरीके से पढ़ना है तो कई वीडियोस बना चुका हूँ मैं इस पे। ठीक है, फिर से कह रहा हूँ, ऊपर आई बटन पे जाकर के वो वीडियो देख लें अपनी कोर्स को स्टार्ट करने से पहले। और अगर कर भी दिया है तो आपको पता होना चाहिए आपको पढ़ना क्या है, उसके लिए भी मैं बता रहा हूँ कि आप एक बार वीडियो को जरूर देख लें। ठीक है, तो तरीके से पढ़ाई करें, मेहनत से पढ़ाई करें, डेडिकेशन के साथ करें, आपका नेक्स्ट लेवल भी निकल जाएगा। अब बात करते हैं हम उन स्टूडेंट्स की जो फेल हो गए हैं, जो N5 या N4 को क्लियर नहीं कर पाए हैं। 2 बार अटेम्प्ट कर लिया है, 2 बार में भी क्लियर नहीं हुआ, या फिर इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं इसके बावजूद भी फेल हो गए। कुछ जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं फिर फेल हो गए। तो देखो, यहाँ पर मेन चीज क्या है हमें समझने की जरूरत है। हम कहाँ फंस रहे हैं, हमारे सामने क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पर हमारा जो पॉइंट है वो वीक है और कहाँ पर हमारा पॉइंट स्ट्रांग है, हमें ये चीज भी समझने की जरूरत है। अभी आपका रिजल्ट आया, आपने वहां देखा होगा 3 सेक्शन में नंबर थे 60 60 60, यानी कि सबसे पहले ग्रामर, वोकैब, देन रीडिंग, देन चौकाई, लिसनिंग। तो आपको देखना है कि आपके नंबर सबसे ज्यादा कम कहाँ है और वहीं पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। देखो, ये सारी चीजें ना वो एक दूसरे के साथ चलती है। जैसे कि जब आप पहले पोर्शन की बात करें ग्रामर और वोकैबलरी में, तो आप जब इसको शीट को जब पेपर को खोलते हो तो आपको वहां पर सबसे पहले जो क्वेश्चंस मिलते हैं ना, वो एक सेंटेंस होगा, नीचे 4 ऑप्शन होंगे। अब उसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकता है, कांजी को रीड करने के भी क्वेश्चन आते हैं, और ऐसे भी वर्ड्स आते हैं जिनको पीछे दे रखा होता है कि एक वर्ड दे रखा होगा, उसके नीचे 4 उस सेंटेंस दे रखे होते हैं कि नीचे दिए गए सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस सही है उस वर्ड के अकॉर्डिंग। तो ये चीज आपको तभी पता होगी ना जब आप वोकैब पढ़ोगे, जब आप ग्रामर पढ़ोगे। उसके पढ़े बगैर तो आप कर ही नहीं सकते। तो इसलिए सबसे पहले आपको ध्यान देने की जरूरत है वोकैब और ग्रामर। सबसे ज्यादा वोकैब पे ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, वोकैबलरी पे सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए। मैं हमेशा कहता हूँ, रही बात ग्रामर की, उसे भी पढ़िए, ऐसा नहीं है कि आप स्किप करें। ठीक है, थोड़ा बहुत स्किप हो गया कि एक आध पैटर्न रह गया वो बात अलग है, लेकिन ग्रामर भी पढ़ना बहुत जरूरी है। तो ये वाला पोर्शन जब आप क्लियर करोगे तब आप जाते हो दोक्काई पे। दोक्काई में 3 चीज इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करती हैं। सबसे पहले वोकैब, देन उसके बाद कांजी, एंड तीसरी ग्रामर पैटर्न।
एक बार को ग्रामर पैटर्न उतने नहीं होंगे तब भी चल जाएगा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि करें जरूर। ठीक है, तो इन तीनों से आपकी दुक्काई का पोर्शन क्लियर होगा। और लास्ट आते हैं हम चौकाई पे, लिसनिंग में। तो लिसनिंग में तो आपको कांजी की जरूरत नहीं पड़ती नहीं है, वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए। ग्रामर पैटर्न अगर नहीं भी है ना चलेगा, लेकिन फिर वही बात आती है, मैं वही कहूंगा ग्रामर पैटर्न जरूर पढ़ लेना कि भाई पहले पोर्शन में ग्रामर पैटर्न आते हैं। अब मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो देखो, सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो पार्ट लगता है मुझे इस तीनों में वो है दोकाई। दोकाई में रीडिंग में पढ़ना बहुत पड़ता है, बड़ा ध्यान लगाना पड़ता है। और क्वेश्चन जो होते हैं ना वो थोड़े से यहाँ पर ट्रिकी टाइप के भी होते हैं, क्वेश्चन थोड़ा घुमा भी देते हैं स्टैंजा के अंदर। तो ये चीज आपको तब पता लगेगी जब आप प्रैक्टिस करोगे। अनटिल अनलेस जब तक आप प्रैक्टिस करोगे ही नहीं, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आप चाहे कितने भी तुक्के मारी हो जा करके। ठीक है, और ऑनेस्टली बताऊं मैं आपको, क्योंकि आपसे तो मैं कोई चीज छुपाता नहीं, मैंने भी इस बार N1 दिया था। और पढ़ाई हालांकि उतनी अच्छी मैंने करी नहीं थी, थोड़ी स्टार्टिंग ही करी थी, और कुछ समय की कमी रही जिस वजह से मैं नहीं उसको पढ़ पाया ज्यादा। तो एक दो चैप्टर पढ़ के मैं एग्जाम दे के आया। लिसनिंग में मुझे बहुत अच्छा लगा, कि लिसनिंग बहुत अच्छी लगी मुझे, सुनने में लगा कि हो जाएगा। और लगभग लिसनिंग में मैं पास भी हूँ एक तरीके से। ठीक है, बाकी ग्रामर में और इधर दोकाई में मेरा क्लियर नहीं हुआ। बाकी ओवरऑल मेरा क्लियर नहीं हुआ N1, बट जो नंबर है वो ठीक है, मैं सेटिस्फाइड हूँ उस नंबर से। तो मैं वही चीज बता रहा हूँ कि देखो, आपको डीमोटिवेट नहीं होना। ये नहीं सोचना कि यार मेरा नहीं हो रहा, ये है वो है, अपनी लाइन चेंज कर दूं, ये कर दूं, कुछ और कर लूं। नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है भाई। फोकस रखो, थोड़ा सा अपने आप को टाइम दो। ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखो, सॉरी। ठीक है, तो इन सभी चीजों को रखने के बाद आप ये देखो कि आपने गलती कहाँ पर करी है। जब आपको ये पता चल जाएगा कि आपने गलती कहाँ करी है, तो आपको अपनी उस गलतियों को सुधारना है। N5 N4 बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत आराम से निकाल सकते हो, बस आपको समय देना है। अगर आपने समय दे दिया सही तरीके से, तो आपको कोई नहीं रोक सकता N5 और N4 निकालने के लिए। हाँ, N3 होता तो थोड़ा सा बात अलग हो जाती, वहां आपको थोड़ा केयरफुल होना पड़ता। बट N5 N4 बहुत ईजी है। अब जो ये बच्चे जो फेल हो गए उनके लिए बताऊं, आपको लगता हो शायद बहुत सारी चीजें दिमाग में आती हैं कि मैं जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कि मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ इसलिए मैं फेल हो गया, इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा होता तो पास हो गया होता। ऐसा कुछ नहीं है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो यूट्यूब से, मेरे चैनल से वीडियो देख रहे हैं, और वो किसी इंस्टीट्यूट में नहीं जा रहे हैं, खुद सेल्फ स्टडी कर रहे हैं घर पे। ठीक है, वो भी पास हुए हैं। काफी सारे स्टूडेंट मेरे ऐसे हैं जो पास हुए हैं। ठीक है, अब मुझे जब से रिजल्ट आया, कई लोगों के मैसेजेस आए हैं इंस्टा पे कि सर से मैं पास हो गया, मेरा क्लियर हो गया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ आपके दिमाग में ऐसी चीज है कि आपको लगता है कि इंस्टीट्यूट में जाऊंगा तो अच्छा हो जाएगा। हालांकि मैं मना नहीं कर रहा, अगर आपको लगता है तो आप बिल्कुल जाइए, अगर आपके पास टाइम है और आप टाइम देके इन्वेस्ट करके अपना चाहते हैं रिजल्ट क्लियर करना, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं, मैं उसके लिए मना नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, एक चीज बता रहा हूँ, अगर आपके दिमाग में ऐसी कुछ नेगेटिव चीजें आ रही हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बस यही बोलूंगा, इंस्टीट्यूट में भी जाओगे तो आप, जब तक आप अपनी कमियों को पहचानोगे नहीं, तब तक इंस्टीट्यूट में भी कुछ होने वाला है नहीं। इसलिए अपनी चीजों को सुधारो और दोबारा से मेहनत करो। बिल्कुल निकलेगा यार, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एग्जाम ना निकले, और इतना इतना कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम है ही नहीं। सिलेबस मैंने आपको बता ही दिया है। मैं पता है, हर वीडियो में मैं यही कोशिश करता हूँ कि आपको दिल से मैं यही बताने की चाहता हूँ कि भाई सिलेबस समझो, सिलेबस क्या है, पढ़ने का तरीका समझो। सिर्फ दो चीज है जो आपको एग्जाम क्लियर करा सकती है, एक तो सिलेबस और पढ़ने का तरीका। इसके अलावा आपको कोई चीज जो है वो समझा, इसके अलावा कोई भी चीज जो है वो आपको ये जेएलपीटी के एग्जाम क्लियर नहीं करा सकती। आप मुझसे लिख के ले लो, चाहे आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ लो, किसी बहुत बढ़िया टीचर में पढ़ लो, ये चीज आपको खुद से भी पता होनी चाहिए। तो प्लीज ढंग से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, एग्जाम बिल्कुल क्लियर होगा। अपनी बताऊं तो N1 मैंने दिया, नहीं क्लियर हुआ, लेकिन मेरे अराउंड जो मार्क्स थे 180 में से 60 के करीब आए हैं। अराउंड 60 मेरे मार्क्स हैं। ठीक है, तो 120 करीब नहीं आए। लेकिन हाँ, इतना बिलीव है कि नेक्स्ट टाइम अगर मैं पढ़ा ढंग से, जैसे कि मैं इन दिनों पढ़ रहा हूँ, अगर इस तरीके से पढ़ा तो निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इस तरीके आपसे कह रहा हूँ, प्रैक्टिस करते रहो, मेहनत करते रहो, जैसी भी सिचुएशन है पढ़ाई मत छोड़ो, करते रहो। क्योंकि एक बार ये क्लियर हो गया ना, तो सच में भाई आगे का फ्यूचर देखो, लाइफ सेट है। ठीक है, जापान अगर आप जाना चाहते हो, जापान निकल जाना। इंडिया में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, यहाँ पे आप काम कर सकते हो। तो बस यही है कि मेहनत करो अच्छे से, डिमोटिवेट बिल्कुल मत हो यार, क्योंकि हर किसी के साथ ये चीज होती है। और अगर आप फेल हुए तो इसका मतलब कुछ ना कुछ आपको और सीखना है, और इसको सीखने के बाद आराम से आप अपना जो एग्जाम होगा वो क्लियर कर लेंगे। तो आज की इस वीडियो में मेरी तरफ से सिर्फ इतना ही था। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो का पर्पज सिर्फ यही था कि आपको समझा सकूं मैं कि भाई आपको कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए
कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।